हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उन गलतियों को, उन छोटी छोटी मिस्टेक को जो बड़ी होकर के आपका सिलेक्शन आगे चल कर के रोकती है। ये 20s जो एज होती है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली एज होती है, जहाँ पे आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और फिर उसका परिणाम ये होता है कि एक लंबा एज आने तक, मतलब 30-35 साल की एज में आपकी जॉब लगती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक सोशल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप 20s में हैं तो मैं आपको वो कुछ गलतियाँ बताना चाहूँगी जिसकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन भी डिले हुआ। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इनको समझें और उन पर कुछ काम करें। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करें, और इग्नोर करने के बाद आप अपने सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से फोकस होकर के प्रिपरेशन करें, सो दैट आप एक अर्ली एज में जॉब पा सकें। मैंने अपनी जॉब जो है 32 की एज में पाई, जबकि मैंने प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट की थी। बट एज़ आई टोल्ड यू कि मुझसे भी कई सारी मिस्टेक्स हुई हैं अपने 20s की एज में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली मिस्टेक मेरे अकॉर्डिंग है डिस्ट्रैक्शन। 20s की एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा आपका मोबाइल ही आपका डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। कई लोग इस चीज़ को एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज़ को एक एडिक्शन की तरह उनके यूज़ करते हैं मोबाइल को। और इस एडिक्शन से आजकल बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा सो दैट आप अपने इस एडिक्शन से बच पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी होते हैं, है ना। आपका पीयर ग्रुप ऐसा बन जाता है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। हो सकता है शायद वो खुद अंदर ही अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपने ऑफकोर्स महसूस किया होगा ऐसा कि आपका वो दोस्त जो हमेशा ये कहता रहेगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करता, और बाद में वही एग्ज़ाम का सिलेक्शन लेकर के चला जाता है। इस तरीके के कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं। इस तरीके से लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कभी आपको मतलब किसी रिलेशनशिप में आप फंस जाते हो, उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और वो एक चीज़ आपका एक लंबा अच्छा खासा टाइम आपका ले जाती है। इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन आपका एक 4-5 साल आराम से बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा रिलेटेबल समझिएगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। अगर आप सीरियस होकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको बहुत कम लोगों से आपको अपना इंटरेक्शन रखना है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड लोगों से अपना इंटरेक्शन रखना है। आपको हमेशा उन लोगों से इंटरेक्शन रखना है जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट करते हो, ना कि जो आपसे ये कहें कि चलो यार चलते हैं और कुछ टाइम वेस्ट करके आते हैं। ऐसे दोस्तों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि वो लोग आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वो आपको ये समझाएंगे कि अरे जॉब तो लगती रहेगी, पढ़ाई तो होती रहेगी, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ पे। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करिए कि या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कमेंट कर रहा है इस चीज़ पे कि जब देखो तब पढ़ती ही रहती हो, टॉपर बनोगे क्या, ऐसे करोगे क्या, या तो तुम इतना अच्छी हो पढ़ने में, तुम्हारा तो बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाएगा, तुम तो बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाओगे, तो आपको उस तारीफ़ से खुश नहीं होगा। आपको खुद को उन लोगों से डिटैच कर लेना है, और आपको फोकस रखना है अपने आप को इस चीज़ पे कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो मैं खुद को नहीं टॉपर मानूंगी। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड क्या है, हम जब अपने 20s में होते हैं तो हम प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हम डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो ये करेंगे, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो घूमने जाएंगे, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो ये करेंगे, लेकिन हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। हम एक ये बना लेते हैं कि हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, लेकिन फिर जहाँ हमारा डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन होता है, हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट होकर के अपने एग्जीक्यूशन को किनारे कर देते हैं। अपने टारगेट को प्रायोरिटी पे ना रख करके हम अपने जो डिस्ट्रैक्शंस आते जा रहे हैं हम उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना है।
आप भले ही दिन भर में 2 घंटे पढ़िए, मत पढ़िए आप 4 घंटे, मत पढ़िए आप 8 घंटे, बट अगर आप 2 घंटे का भी एक रूल बना रहे हो ना कि 2 घंटे भी मुझे पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ें। आप जो टॉपिक डिसाइड करें, आप उसको कोशिश करें कि आप उसको एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजी कॉपी। हम क्या करते हैं, हम टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग दैट वी शुड वॉच टॉपर्स स्ट्रैटेजी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हो, जो मिसिंग हो, जो हम नहीं ध्यान दे पा रहे हो, जो हमने अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा पीछे करके रखी हो, वो कमी हमें पता लग जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटल किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करेंगे, क्योंकि हर एक की एक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे मेरा जो स्टडी टाइम होता था वो मोस्टली रात में होता था। मुझे रात में 2 बजे तक भी कोई पढ़ने को कह दे तो मैं पढ़ सकती थी, लेकिन सुबह उठ के नहीं पढ़ा जाता था। हालांकि अब स्कूल जाने के लिए मुझे उठना ही पड़ता है सुबह 4 बजे, बट स्टिल मतलब जब मैं अपना प्रिपरेशन फेज़ में थी तो मुझसे दिन में पढ़ाई नहीं होती। मुझसे या तो सुबह पढ़ाई होती है या तो रात में पढ़ाई होती है। तो और किसी से होता है कि उनकी शाम में पढ़ाई होती है, उनकी दोपहर में पढ़ाई होती है। तो आप अपनी क्लॉक के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे आपको पता है कि आपका फोकस ज़्यादा अच्छा रहता है, आप उस टाइम पे अपनी पढ़ाई शुरू करें, ना कि उस टाइम पे अपनी पढ़ाई शुरू करें जब आपको लगे कि नहीं, आप किसी और की स्ट्रैटेजी को देख करके अपनी पढ़ाई नहीं शुरू करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं फेल होते हैं। इसके अलावा आजकल के टाइम पे जो प्रॉब्लम है, पहले हम लोगों के टाइम पे ये होता था रिसोर्सेज मिलते ही नहीं थे, नोट्स नहीं मिलते थे, फॉर्म की जानकारी नहीं मिलती थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता लगता था, है ना, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उसके लिए कोई कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी ज़्यादा। तो हम लोगों के टाइम पे अलग चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे रिसोर्सेज ओवरलोडेड हैं। रिसोर्सेज इतने ओवरलोडेड हैं कि आप पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा करते जाते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो उसको, रिवाइज़ नहीं करते उसको, आप उसको देखते ही नहीं हो। कई बार होता है आप पीडीएफ को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हो, आप कितनी पीडीएफ इकट्ठा करोगे। आपको अपना रिसोर्सेज कम रखने हैं, कुछ चुनिंदा गिने चुने आपको चैनल्स लेने हैं जिनसे भी आप जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, बहुत चुनिंदा आपको अपने प्रिपरेशंस को रखना है, बहुत चुनिंदा रिसोर्सेज को लेने हैं। कुछ एक चैनल जो आप पर्टिकुलरली आपको पता है कि इनमें टीचर्स अच्छे हैं, या आपको पता है कि इन टीचर से मुझे ये चीज़ समझ में आती है, आप वो चीज़ पढ़िए, लेकिन हर रिसोर्स को फॉलो मत करिए। स्पेशली पीडीएफ्स आप इकट्ठा मत करिए। मेरे लिए तो कभी नहीं काम करी पीडीएफ इकट्ठा करना। अगर आपके लिए काम भी करती है तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज का पीडीएफ यूज़ करिए। आप हर चैनल पे जाकर के उनसे पीडीएफ ले करके और उनको अपने पास इकट्ठा करके आप नहीं पढ़ सकते। जब मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल और बढ़ जाता है। हमें लगता तो है कि हमको सब कुछ पढ़ना है, और एंड में हम कहीं नहीं पहुंचते, हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते, हम कुछ भी याद नहीं कर पाते। तो इस बड़ी डिस्ट्रैक्शन से आपको क्या करना है, बचना है। नेक्स्ट आपका है कि हम इग्नोर करते हैं रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस राइट नाउ। आप ये मान के चलिए कि आप कितना भी पढ़ लें, आपके लिए एग्ज़ाम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो नया होगा, और जो नया होगा वो सिर्फ आपके लिए नया नहीं होगा, वो बाकी सब लोगों के लिए भी नया होगा। आपको उन पॉइंट्स पे बिल्कुल भी गलत नहीं होना जो कि बाकी सबको आता हो, समझ रहे हैं। और ये कहाँ से होगा, ये तभी होगा जब आप अपना रिवीजन मजबूत रखेंगे। आप जो भी पढ़ें उसको बहुत बार रिवाइज़ करें, ठीक है। उसको जब आप रिवाइज़ करेंगे तो रिवाइज़ करते करते आप मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें एक बिल्कुल इमेज आती है जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो, और आपके तुक्के भी काम करते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत बार रिवाइज़ किया। तो इस तरीके का काम करें आप कि आप हर एक चीज़ को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन का टाइम ज़रूर अलग रखें। अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे कि अभी यूपीटीसीटी का आने वाला है, एनटी का मेंस आने वाला है फर्स्ट, तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप उनमें ज़रूर ये काम करें कि आप अपने रिवीजन को एक एक्स्ट्रा टाइम दे करके चलें। सिर्फ पढ़ते रहने से, नया कंटेंट इकट्ठा करते रहने से, ये सोर्स भी ले लेते हैं, वो सोर्स भी ले लेते हैं, ये नया फैक्ट दिख रहा है, ये नया फैक्ट दिख रहा है, आपको नहीं करना ऐसा। आप एक लिमिटेड
ही चीज़ें पढ़ें, लेकिन हमेशा वो चीज़ें पढ़ें जो कई बार आई हुई हैं। PYQs से डरे नहीं, PYQs को ज़रूर देखें आप, ठीक है। मॉक ज़रूर लगाएं आप। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मॉक्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं, सबको रिवाइज़ नहीं करते हैं प्रॉपर, और फिर मॉक देने से हम डरते हैं क्योंकि मॉक्स में हमें कम नंबर आ जाते हैं। कम नंबर आ जाते हैं तो फिर हम ये सोच के डर जाते हैं कि अब तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार तो होता है इस डर की वजह से लोग एग्ज़ाम तक देने नहीं जाते कि मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो मेरे रियल में भी कम आएंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि मॉक हमेशा पेपर के लेवल से ऊपर ही बनाए जाते हैं, कभी भी पेपर, और जबकि पेपर का लेवल ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे और कुछ आपके टफ़ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बैंक की, आप टीचिंग की, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप बिना मॉक्स के और बिना PYQ सॉल्व किए आप उस पेपर को ना देने जाएँ। आप PYQ ज़रूर सॉल्व करें। PYQs इज़ अ बिग हेल्प। मतलब मेरे सिलेक्शन में मुझे लगता है कि शायद PYQs मैंने ना सॉल्व किए होते तो शायद पता नहीं मेरा सिलेक्शन होता भी या नहीं होता, ठीक है। तो PYQs को आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है और साथ में आपको मॉक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हो लास्ट के डेज़ में आपको देने हैं, ठीक है। और उन मॉक्स में जो भी कमी रह जा रही है आपको उनको भी पूरा करना है। ये भी करना है आपको कि मतलब उन मॉक्स के में जो भी उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो चीज़ें आपको आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करके बार बार रिवाइज़ करना है ताकि वो फैक्ट अगर आ जाए तो आपके गलत ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट है नो बैकअप प्लान। ये सबसे लास्ट में रखा है मैंने, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास एक भी बैकअप प्लान नहीं है तो आप एक लंबा टाइम आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को दे दोगे और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं, आई विश कि आप सबका सिलेक्शन हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, एक बैकअप प्लान नहीं रखा, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप एक अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम ख़राब कर देंगे, जैसे कि मैंने किया। ये मेरी खुद की गलती थी। मैंने बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जिनमें कई बार मैं फाइनल तक गई, बट हाँ पॉइंट से मेरा रह गया हमेशा। और जब आपको पॉइंट से रह जाता है ना तो आप एक लूप में फंस जाते हो। आप इस लूप में फंस जाते हो कि शायद अगली बार हो जाए, इस बार जो कमी रह गई शायद वो अगली बार पूरी हो जाए, इस बार जो कमी रह गई शायद वो अगली बार पूरी हो जाए, और ये लूप आपको कहीं नहीं पहुंचाता है। आप उसी लूप में घूमते रह जाते हो। आई वेस्टेड माई 5 years इन दिस, and after that time, after wasting that much time, I decided to join a B.Ed course, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू एवर, कि आप साइड में कोई प्लान लेकर के चल ही नहीं रहे हो। आई विश कि आप अगर IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। हर किसी को अपनी लाइफ में सिविल्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इवन हमें अपना एम हाई से हाई रखना चाहिए, बट हमें एक बैकअप प्लान लेकर के भी चलना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले, ठीक है। तो जो गलती मैंने की, ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप लोग करें। आप लोग उन गलतियों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें और इसके बाद अपना एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल अगर इतने में नहीं निकल रहा है जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो उसके बाद मैं अपनी अर्निंग के लिए क्या करने वाली हूँ। आप बिल्कुल प्लान बी रखिए। प्लान बी इज़ नॉट अ थिंग ऑफ फुलिशनेस, इट्स अ थिंग ऑफ अ स्मार्ट थिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे टाइम के डिप्रेशन से कहीं ना कहीं बचाएगी। ऑफ कोर्स आई हैव वेंट इन डिप्रेशन। मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी जब मेरा बैंक में बार 3 बार 4 बार PO के एग्ज़ाम से नहीं हो रहा था, तो मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी। मुझे ये था कि अब तो कहीं नहीं, मेरा हो ही नहीं पाएगा, मैं शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ।
But after that, then I joined B.Ed, and फॉर्चुनेटली मेरे पहले ही अटैम्प्ट में मेरी जॉब लग गई। और टचवुड, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब। मुझे लगता है कि मैं इस जॉब में, टीचिंग की जॉब में, मैं अपना बचपन दोबारा जी रही हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये वीडियोस मैं ऑफकोर्स उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपना जो प्रिपरेशन के टाइम में जो गलतियाँ मैंने की, मैं शायद नहीं चाहती कि आप लोग करें। ठीक है, तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। होप सो आपको लगा होगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आपने ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा सा फील किया होगा कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिएगा, मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सो दैट मैं उन मिस्टेक को समझ कर कि आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हो, मैं उस पर बात करूँ। ठीक है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने जो भी आपको लगता है कि आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। होप आपका फ्यूचर अच्छा हो आने वाला, आप सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, आप सब सक्सेसफुल बने, आप सब एक अच्छी अर्निंग कमाएं और आप सब की मेहनत पूरी तरीके से सफल हो। थैंक यू सो मच।